अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 93 स्टार्ट करते हैं प्री का, और ये 60 है पोस्ट का। पेज नंबर 863 ओपन करें। लेयर क्लब के नाम से एक सवाल है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने सी व्यू को कंप्लीट कर लिया था? कोई मसला? अभी तक 3 सवाल हमने कर लिए हैं। 3 सवाल किए हमने। पहला तो बिल्कुल बेसिक सा था, फिर उसके बाद एग्जाम लेवल के सवाल शुरू हो गए थे। गोल्फ क्लब किया, सी व्यू किया, आज लेयर क्लब करेंगे। इसका तो लेवल ही और है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने इंशाल्लाह हमने 2 क्लासेस में आज, बस ठीक है जी। नहीं, इसी का एक और सवाल सोच रहा हूँ कर लें, ठीक है, ताकि 33 अलग से करें। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि IAS ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस एरिया को फिलहाल मैं पेंडिंग करूँगा। IAS 33 और रेशोज करके फिर जो है वो उसकी तरफ आ जाएंगे, या एंड वाले आधे पौने घंटे में जब बाकी पेंडेंसीज रिमूव होगी तो चलाते रहेंगे। वो 2-1 दिन का काम है, वो 2 दिन का काम यहाँ से पेंडिंग कर लेंगे। तो आज का लेक्चर और मोस्ट प्रोबेबली मंडे का लेक्चर ये लगने के बाद NPO का जो स्टैंडर्ड्स आई के अपने नए डाले हैं वो वाला हिस्सा सिर्फ रह जाएगा, बाकी हमारी तैयारी हो जाएगी। तो उस हिस्से को पेंडिंग करके फिर EPS की तरफ मूव करेंगे। बीच में EPS को नहीं ला रहा मैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके सामने है जी। लेयर क्लब रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें। रिक्वायरमेंट है, आज एक अजीब सी रिक्वायरमेंट है ए में। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय क्लब ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय प्रीवियस अकाउंटेंट। प्रीवियस अकाउंटेंट चूना लगा गया है, और जो चूना लगा गया है उस अमाउंट को डिटरमिन करना है आपने इस सवाल के अंदर। रिक्वायरमेंट ए, ठीक है जी। अब ये रिक्वायरमेंट ज़रा भूल जाओ, इसका तरीका बता दूंगा एंड पे, फिर इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लेंगे। इसका तरीका कि निकलती कैसे है ये फिगर, ये बता दूंगा। फिलहाल सवाल नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है 9 नंबर तो इस रिक्वायरमेंट के, नहीं भाई, इस रिक्वायरमेंट के पीछे बहुत सारी वर्किंग है। वो वर्किंग हमारे नॉर्मल सवाल के अंदर जैसे हम करते हैं ना सवाल, उसी के अंदर वो वर्किंग हो जानी है। तो मार्क्स वहां पे भी पड़े हुए हैं, सिर्फ एक अमाउंट फिगर निकालने के 9 नंबर नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप क्या है, मार्क कर देना। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे जी, फॉर्मेट बना लेंगे। तो आप सब तो फॉर्मेट बना चुके होंगे हैं, क्लास में आते ही बना चुके होंगे। नहीं बना चुके तो आप बना लेंगे। जी, लेयर क्लब, यहां पे तो बोर्ड ही नहीं है आज। ओह नो, दीवार पे लिख दूं? लेयर क्लब इनकम एंड, ये नाम शाम तो छोटा लिख सकता हूं ना, बाकी फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंड जी, 31 दिसंबर 2016। इनकम्स आज ब्लॉक लेटर्स जी, इनकम्स, फिर एक्सपेंसेस। आपके पास तो खुला डुला एक सफा होता है, इनकम्स के नीचे 6-7 लाइनें छोड़ दिया करें, और एक्सपेंसेस के नीचे भी। हाइब्रिड में ये सारी फिजिकल वाली स्टूडेंट्स हैं मेरी। चलो, एक और लाइन खाली करनी, ज़हनी तौर पे तैयार रहें, नहीं तो फिर भाईजान आप इधर आ जाएं। आपने इधर से इधर आना नहीं चाहिए था, आपको इधर से इधर आना चाहिए था जहां मैंने भेजा था, ठीक है ना, ताकि आपको एतराज ना होता जी। रुपीज इन थाउजेंड्स है सवाल का डाटा, हम भी रुपीज इन थाउजेंड्स ही रखें। जरा आज क्लोज में सवाल कर रहा हूं, यहां पे एब्रीविएशंस थोड़े से मैं यूज कर लूंगा, ठीक है ना, गुजारा करिएगा। उसके बाद बातें ना करो यार, पहले बड़ा रश है, जगह मुझे चाहिए यहाँ पे।
बातें ना करो, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, बोले कोई ना मैं इस तरफ मुंह करूँ तो बोले कोई ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है मैंने डंडी मारनी होती है क्योंकि बैलेंस शीट जरा ज्यादा जगह चाह रही होती है बोर्ड के ऊपर, तो लैयर क्लब लिख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट अगले लाइन में अलग से लिखना और फिर उससे आगे एज ऑन लिखना, ठीक है ना, ऐसे नहीं डंडी मारनी आपने। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 16। जी, बैलेंस शीट में पहली हेडिंग फंड्स एंड लायबिलिटीज की आपने देनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगली हेडिंग फंड्स की, दिल तो कर रहा है वो भी आज ना लिखूं लेकिन चलें। फंड्स, फंड्स में ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। एक नजर देख लूं सवाल, कहीं कोई स्पेसिफिक फंड तो नहीं आया हुआ। वाह वाह वाह, बड़ी चीजें आज इस सवाल में सीखने वाली। ये वाला नहीं है, अच्छा ये भी ये इसके बाद ये कर रहे हैं, वैसे इसके बाद ये करने, दोनों सवाल करने हैं और वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लाइफ मेंबरशिप भी है, वो देख रहा था मैं। ओके, एनीवेज, क्लब एज स्टॉक शॉप, ओपनिंग फिक्स एसेट, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग पैटी कैश, ये कैश नहीं जी, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है। चलें, आप तो सवाल दो दफा पढ़ के शुरू करेंगे ना पर्चे में। उसके बाद जी लाया बिल्ली करंट नॉन करंट दोनों हो सकते हैं, देखेंगे सवाल को जरा पढ़ के, तो मैं जगह छोड़ देता हूं फिर। उसके बाद एसेट्स हैं, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं और करंट एसेट्स भी। कहाँ है सवाल? ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, ऐसे। चलो, एक्सरसाइज इक्विपमेंट ही खरीदा है मेरे ख्याल में, और तो कोई फिक्स एसेट, चलें दो लाइनें इसके लिए छोड़ दें जी एहतियातन, और फिर करंट एसेट्स लें जी। ज्यादा जगह छोड़ दी है, एसेट्स के लिए थोड़ी सी और लाइबिलिटीज के लिए छोड़ सकते हैं हम जी। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, भाई बोल रहे हैं ना बच्चे, बोल रहे हैं, पता है आपको फिर मैंने क्या कहा है आपको भी। अच्छा जी, इसको भी रुपीज इन थाउजेंड्स में बना लेंगे। यहाँ भी मैं थोड़े से आज एब्रीविएशंस यूज़ कर लूँगा क्योंकि मैंने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ज़रा तंग तंग करके बनाया है, ठीक है, ताकि मेरी थोड़ी सी वर्किंग्स की वो जो जगह हमारी उस क्लास के बोर्ड पे होती है ना, वो थोड़ी सी गुंजाइश यहाँ पे निकल आए, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कम पड़ की जगह तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई तो वो वर्किंग नंबर 1। जो रिक्वायरमेंट ए है फिलहाल उसको मैंने साइड लाइन कर दिया है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट बी और रिक्वायरमेंट सी ये मैंने आपके सामने बना दी है। अच्छा बेटा, इस बुक को सीधा कर लें अब, चलें जी पढ़ते हैं सवाल। सवाल को एक बार गो थ्रू करते हैं। अच्छा जी सुने, बस 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 चुप करें प्लीज बेटा, चुप करें आप। द अकाउंटेंट ऑफ लैयर क्लब वॉज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इल्जाम ऑफ फ्रॉड ऑन 31 दिसंबर 2016। पहली रो में एक स्टूडेंट को बिठा लें। हाँ उधर ही होना है सवाल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना। अभी मैं इंशाल्लाह अगली ब्रेक में एक रो और खाली कराता हूं। तुम लोग इधर बैठे ना करो, इधर बैठा करो। वैसे भी तुम लोगों को अंदाजा होना चाहिए था, हर क्लास के अंदर यहाँ पे, अब कौन सी क्लास में, सुबह वाली में शाम वाली में? तो हाँ
चलो कोई बात नहीं, अब देखो इधर, अब तो जो होना से हो गया, अब देख लेते हैं। अब बस दुआ करो कि बस यही स्टूडेंट्स रहें। अच्छा जी, सुन लें। अकाउंटेंट को टर्मिनेट कर दिया है, उस पे इल्जाम है फ्रॉड का, चार्जेस हैं फ्रॉड के, ठीक है। 31 नवंबर 16 पे हमने उसको टर्मिनेट किया, इसी दिन हमने ये इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, ठीक है जी। मिस्टर इमाद हैज बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। इमाद हैज गैदर्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर एंडेड 31 December 2016। पॉइंट नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप और मेंबर्स की डिटेल, यानी कि सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो, जिसके ऊपर कल भी हमने टाइम लगाया था, थोड़ी सी चेंज करके आज ये एडजस्टमेंट इसके अंदर है। इंशाल्लाह आप ही करेंगे पहले 30-35 सेकंड, चलो 1 मिनट दे दूंगा, सोचेंगे उसको, दिमाग में कर लेंगे, फिर जब मैं करूंगा तो आपको थोड़ी तसल्ली होगी कि हाँ जी हम भी यही सोच रहे थे, या फिर टेंशन होगी नहीं हम तो ये नहीं सोच रहे थे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 में आज रिसीट पेमेंट नहीं है, आज उसने समरी ऑफ बैंक अकाउंट दी है, समरी ऑफ, यानी ये सिर्फ बैंक अकाउंट आज उसने दे दिया है, इसमें कैश नहीं है। अगर सवाल के अंदर कैश की कोई रिसीट्स या पेमेंट्स आ गई तो कैश का अकाउंट हमें अलग बनाना पड़ेगा, कैश का अकाउंट हमें अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अमाउंट्स पेड फ्रॉम पेटी कैश वर एज फॉर, हाँ पेमेंट्स आ गई हैं कैश की, पेटी कैश छोटा मोटा कैश, ठीक है जी। तो कैश की पेमेंट्स आ रही हैं तो कैश का लेजर बनेगा, और ये पेमेंट्स सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट नहीं होंगी, ये पेमेंट सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होंगी, ठीक है। फिर क्लब हैज अ टक शॉप, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टोटल बता दिया इतने हैं। एक्सरसाइज इक्विपमेंट एक खरीदा हुआ है, वो बताया किस दिन खरीदा है, और एक बेचा है वो बताया किस दिन बेचा है, क्या किया है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश का गिवन है, और कुछ ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, क्रेडिटर, प्रीपेड रेंट और स्टॉक ऑफ टक शॉप, ठीक है। तो ये सवाल है हमारा। इस सवाल में अब आपने फॉर्मेट तो बना ही लिया है, इसमें आपने शुरुआत करनी है, तो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, इन 3 पॉइंट्स के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। बैंक का लेजर मत बनाना, क्यों? क्यों? बैंक का लेजर इस शक्ल में बना हुआ है कि ओपनिंग डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से इन तीनों लेजर्स, इन तीनों पॉइंट से लेजर्स ओपन करें, जल्दी से, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। वो बड़ी हाइब्रिड क्लास है वैसे, मैं देख के आ रहा हूँ।
जी बच्चों, सबसे पहले फिक्स एसेट का अकाउंट बनाने से भी पहले क्लब की टक शॉप का रिकॉर्ड बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 ट्रेडिंग एक्टिविटी है। आज टक शॉप बनाई हुई है हमने। जी, इसमें सेल्स आती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और 2-3 लाइनें हम एहतियातन छोड़ देते हैं कि कोई और एक्सपेंस वगैरह भी इसमें आ जाए तो उसकी जगह हो। ठीक है जी। उसके बाद जिनके ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है वो यहां से बना लेंगे, जिनके नहीं गिवन कल वाले सवाल में प्रैक्टिस कर ली है वो एडजस्टमेंट में से बना लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब पॉज करें जरा आमिर भाई। अच्छा जी, तो उसके बाद तरतीब से चल पड़ते हैं। फिक्स एसेट्स का लेजर बना लेते हैं, कैश का, और ये 3 लेजर्स बना लेते हैं। ठीक है। तो फिक्स एसेट्स, बल्कि पहले ऐसा करते हैं अपने दोस्त लेजर बना लेते हैं सारे इकट्ठे। कौन कौन से? इन्वेंट्री, क्रेडिटर और अच्छा डेटर का तो है नहीं फिलहाल, ये इसके साथ साथ रहे ना जरा ताकि। और नंबर 4 पे हम बना लेते हैं फिक्स्ड एसेट का। चलो जी, तरतीब से शुरू हो जाते हैं जी। पॉइंट नंबर 7 पहले कर रहा हूं जी। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड थ्रू अ स्क्रूटनी ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। क्रेडिटर्स, अब आज ओपनिंग ये पढ़ा, तरह ध्यान से देख लो। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने कहा हुआ है, ध्यान से देखा करो। है ओपनिंग को क्लोजिंग बना दो, क्लोजिंग को ओपनिंग। ठीक है। तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग जी। ओपनिंग पहले क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स ओपनिंग बता दें 2500, क्लोजिंग 3330। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, नेक्स्ट प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस प्रीपे होता है ना, तो रेंट एक्सपेंस का लेजर इधर ही बनाना है, इधर इन्वेंट्री का बनाएंगे जी। यहाँ नंबर 5, ये नंबरिंग जरा आगे पीछे हो रही है। ठीक है ना, बस मैं जरा ये चाह रहा हूँ कि आपको जरा कंफर्टेबली यहाँ पर आपके पसंद के लेजर इकट्ठे इकट्ठे मिल जाएं, और कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ है, तशरीफ लाएं, मुस्कुरा किस लिए रहे हैं आप। नंबर 5 रेंट एक्सपेंस, आज छोटे छोटे लेजर बन रहे हैं जी। प्रीपेड है तो ब्रॉड डाउन 168, कैरी डाउन 175। ठीक है जी, नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक ऑफ टक शॉप। तो यहां पे स्टॉक का अकाउंट बना लो। ये क्रेडिटर्स भी टक शॉप के ही होंगे बहरहाल। स्टॉक ओपनिंग बताएं 2300। मैं कोशिश कर रहा हूं फिगर्स बड़ी लिखूं, जरा लेजर छोटे हो गए तो एब्रीविएशंस यूज हो जाएंगे बस। मुझे ऐसे मेरा दिल कह रहा है कि शायद इसके अंदर कोई नॉर्मल लॉस आज है। चले, कितना जी? 2500। ओके, नेक्स्ट हो गया पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 हो गया, टिक कर लें। पॉइंट नंबर 6 पे आ गए। कैश का लेजर बना लेते हैं। ये थोड़ा सा तफसीली बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह इसकी बना लेते हैं। कैश का अकाउंट जी, ओपनिंग कितना बताया जी इन्होंने? अच्छा, ये ना, ये यहां पे करके मैं बना रहा हूं, और इसको मैं थोड़ा सा तफसीली इसलिए बना रहा हूं कि इसके ऊपर मैंने बाद में डिस्कशन करनी है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वो ए रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको इसी लेजर से समझाने जा रहा हूं इंशाल्लाह एंड पे जाके, इसलिए इसको मैं ज़रा अलग थलग ले आया। आप अपनी तरतीब से लेजर बनाते रहें, जैसे सारे बना रहे होते हैं वैसे ही, बस इसकी जगह थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। अगर बाकी लेजर 2-2, 3-3 लाइनों बना रहे हैं तो ये फिर 5-6 पे बना लीजिएगा, बस दैट्स इट जी। कैश का अकाउंट ओपनिंग 300 और क्लोजिंग 25। एकदम से कैश कम हो गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया है ना। ओके,
नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू बता रहा है वो, आई थिंक बता सिर्फ ओपनिंग रहा है, कोई बात नहीं, कल हमने देखा था, ओपनिंग देगा तो क्लोजिंग हम निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 7 फिक्स्ड एसेट्स ये बना हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू जी, ओपनिंग बुक वैल्यू 28,000, ये 28,000 लिखा है, एंड वालों नजर आ रहा है 28,000, एंड वालों ये दरवाजे के सामने ली रो 28,000 नजर आ रहा है, ओके। क्लोजिंग है जी, वो बट देखेंगे ना, एडजस्टमेंट पड़ेंगे, तो फिलहाल तो ओपनिंग क्लोजिंग्स लिख लें, और कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट टिक हो गया, पॉइंट 6 कंप्लीट टिक हो गया, और पॉइंट 5 में मैंने अभी फिलहाल सिर्फ ओपनिंग लिखा है। पॉइंट 4 में टक शॉप, पॉइंट 3 में कैश है, पॉइंट 2 में बैंक है, और पॉइंट 1 में सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन है तो फिर सब्सक्रिप्शन का भी एक अकाउंट बनेगा, और फिर जो अकाउंट बना जरूरत के मुताबिक वो बना लेंगे, लेकिन जो बनते नजर आ रहे हैं वो सारे लेजर्स मैंने ओपन कर लिए, ठीक है जी। और ये मैं आपके सामने रखूंगा, सब्सक्रिप्शन का मैं लेजर आपको यहां पे बना दूंगा, और आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी दे दूंगा। वो टाइम किस लिए होगा, ताकि आप सोचें और सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर शायद बना लें, ठीक है। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ें, आपके सामने बैंक है, और आप कुछ हिसाब किताब लगाएं, कुछ जुगाड़ शुगाड़ लगाएं। नहीं, आप मुझे पानी का बंदोबस्त कर दें, यहाँ पानी नहीं पड़ा है जी, पड़ा हुआ है, रहने दें, हो गया बंदोबस्त एकदम से। इधर ही रखें आमिर भाई, ये एडजस्टमेंट बच्चे पढ़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह भाई, खलोते किधर हो? जी, क्या समझ में आया? अभी पढ़े ही नहीं, कब पढ़ोगे यार, कब पढ़ोगे, पर्चों के बाद? अच्छा, कुछ सोच तो लिया ही होगा कम से कम। चलें जी, शुरू करते हैं फिर बात। क्लब हैज 3300 मेंबर्स। कल वाली से भी मैं ना कंपेयर करता जाऊंगा। कल वाली एडजस्टमेंट में 416 मेंबर थे, ठीक है। तो इस क्लब के कितने मेंबर्स हैं? बस फर्क यह है कि वो क्लब इसी साल, पहला साल था उसका, स्टार्ट हो रहा था, और ये क्लब चला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद हैं, पता नहीं कब से आ रहा है। तो क्लब हैज 3300 मेंबर्स एंड मेंबरशिप फी इज 10,000 पर एनम। वो मेंबरशिप फी, उन्होंने ये सब्सक्रिप्शन फी का नाम क्या कर दिया, मेंबरशिप फी। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एनुअल कह रहा है ना, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। मेंबरशिप फी मतलब सब्सक्रिप्शन की बात, ये सब्सक्रिप्शन ही मेंबरशिप फी है, क्योंकि पर एनम हर साल मेंबरशिप नहीं दी जाती। तो वो बस बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेंबर रहने के लिए हर साल ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो मेंबरशिप फी मींस सब्सक्रिप्शन फी, अंडरलाइन करके लिख सकते हो आप। ये मैंने वैसे ही कह दिया, आज तक मैंने वैसे इस बात को डिस्कस ही नहीं किया, बच्चे खुद ही कह देते हैं हाँ ये सब्सक्रिप्शन ही है, क्योंकि पर एनम है ना, ओके। अच्छा, द फी पेबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर इन विच ही बिकेम अ मेंबर। हाँ, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट लाइन थी। ये डिफरेंट लाइन क्या कहती है, मुझे पहले तो ये बताओ कि एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? अच्छा, और हर क्वार्टर में महीने कितने होते हैं? अच्छा, चलो, तो अगर ये एक साल है हमारा, तो उसके ये 4 क्वार्टर्स बनेंगे। अगर दिसंबर वाला है ना, ठीक है, तो फिर एक क्वार्टर बनेगा जनवरी
फरवरी मार्च वाला, दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून, तीसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, चौथा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, एक ये क्वार्टर, फिर ये दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। अब वो इस अंग्रेजी की लाइन पता है क्या कह रहा है, ये देखो, वो कहता है जी क्वार्टर, ये देखो, द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वाज एज फॉलोज। फर्स्ट क्वार्टर में 9900 रुपये रिसीव हुए, सेकंड में 8250, थर्ड में 5500 और फोर्थ में 9350। लेकिन इससे पहले जरा इस लाइन को समझें, ये कहता है द फी पेएबल by each member becomes due on the first day of quarter in which he became a member। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा हमारे पास आया और वो आया 1 जनवरी को, तो हमने क्या कहा, तुम्हारी फी पेएबल है 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स। अगर कोई मिसाल के तौर पे 1 फरवरी को भी आ गया, तो हमने उसे क्या कहा, भाईजान आप 1 जनवरी से आपका क्वार्टर शुरू होगा। वो क्या कहे, भाईजान मैं तो फरवरी में आ रहा हूं 1 महीना, तो यार फिर ठीक है आप मार्च में आ जाना, ये 1 अप्रैल को आ जाना, ठीक है ना। अच्छा, कोई आ गया 1 मार्च को, आपने कहा भाई साहब आपका क्वार्टर जो है वो, यानी आपकी फी पेएबल होगी 1 जनवरी से, इस क्वार्टर के स्टार्ट में। ठीक है, वो कह रहा है भाईजान मैं 1 मार्च को आ रहा हूं, आप खुदा का खौफ करें, 2 महीने सर्विसेज नहीं दी और पैसे 1 जनवरी से ले रहे हैं, तो आप क्या कहो, आप क्या कहते हो, ये इस क्लब का रूल है ना, क्या कहते हो, ठीक है फिर आप 1 अप्रैल को आ जाना भाई, अभी चले जाओ। इवन कोई बंदा 31 मार्च को भी आ जाए, ये इधर 31 मार्च को भी आ जाए, तो भी आप क्या कहोगे उसको, आपका क्वार्टर शुरू होता है 1 जनवरी से। ठीक है ना, ये उस लाइन का मतलब था। ठीक है, यानी कि कोई बंदा 31 मार्च या उससे पहले जिस दिन भी आएगा इस पहले 3 महीने के अरसे में, इस पहले क्वार्टर में, उसकी फी जो है, उसकी जो मेंबरशिप फी है वो इफेक्टिव 1 जनवरी से पेएबल होगी, जिंदगी में पहली बार बस। उसके बाद तो फिर उसका क्वार्टर ही वही बन जाएगा ना। अब जो फर्स्ट क्वार्टर होंगे सारी जिंदगी वो फर्स्ट क्वार्टर ही रहेंगे, मतलब उनका साल चला करेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हमेशा, क्योंकि इस क्वार्टर में ये हर साल थोड़े ही अब ये होना है, ये पहली बार सिर्फ ये काम होना है ना। पहली बार जो बंदा आएगा वो चाहे 1 जनवरी को आए, चाहे 1 फरवरी को आए, चाहे 1 मार्च को आए, चाहे 30 मार्च को आए, उसको क्या कहेंगे, चल बेटा तेरा साल शुरू होगा 1 जनवरी से, और फिर आइंदा हमेशा के लिए इसका साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहेगा। यही हाल अगले क्वार्टर में भी होना है। ठीक है, अगले क्वार्टर में किसी भी दिन कोई बंदा आएगा उसका क्वार्टर बनाएंगे हम 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च। तो ये सेकंड क्वार्टर ही, सारी जिंदगी सेकंड क्वार्टर ही रहेंगे। ये सेकंड क्वार्टर ही हर साल दूसरे क्वार्टर के पहले दिन अपने पैसे दिया करेंगे, अगर सालाना पहले एडवांस में देते हैं। ठीक है ना, सही है ना। और इनका साल चला करेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसी तरह से ये तीसरे क्वार्टर वाले हैं, इनका साल चला करेगा 1 जुलाई से 30 जून। चौथे क्वार्टर वाले हैं, इनका चला करेगा 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। कुछ थोड़ा सा समझ आया उस लाइन का मतलब। तो जो जिंदगी में एक बार मेंबर बना किसी क्वार्टर में, उसका वो पहला दिन क्वार्टर स्टार्ट बन गया, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है उसका साल वही रहेगा हमेशा के लिए। तो ये थोड़ी सी लाइन इसने लिखी थी यहाँ पे। तो क्लब हैज 3300 मेंबर एंड सब्सक्रिप्शन फी इज 10,000 पर एनम। द फी पेएबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर इन विच ही बिकेम अ मेंबर। ठीक है, एडवांस में वो फी लेते हैं, और उस क्वार्टर में जिस दिन भी आया था वो उस क्वार्टर के पहले दिन से हम उसका साल बना लेते हैं। और फिर इसका मतलब है वो हर साल हमेशा, जो पहले क्वार्टर वाले हैं वो 1 जनवरी को पैसे दिया करेंगे हमेशा, जो सेकंड वाले हैं वो 1 मार्च को, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये उसने फिर आगे लिखा हुआ था, द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वाज एज फॉलोज। क्लब हैज 3300 मेंबर। इस साल कोई नया मेंबर नहीं आ रहा होगा, 3300 मेंबर ऑलरेडी हमारे पास हैं। ठीक है, उन 3300 मेंबर्स में से 9900 रुपया कुछ मेंबर्स ने पहले क्वार्टर में दिया है। वैसे आपस की बात है, इससे हम नंबर ऑफ मेंबर्स भी निकाल सकते हैं। अगर 10,000 में सवाल कर रहे हैं ना, तो ऐसे मैं इसको सिफर को मिटा देता हूं। ठीक है जी, 3 सिफरों को मिटा देता हूं। ठीक है, तो अगर ऐसे जरा कंफर्टेबल जरा नजर आएगा आपको ना जी। अगर आप गौर करें
तो आप नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या जी, अगर 10 रुपए एक साल की एक बंदे की सब्सक्रिप्शन है और आपको पहले क्वार्टर में 9900 रिसीव होता है, तो इसका मतलब क्या है, 9900 बटा 10, 990 मेंबर आपके पहले क्वार्टर वाले हैं, जिनका क्वार्टर चलता है, जिनका साल चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 825 8250 बटा 10, 825 मेंबर्स आपके सेकंड क्वार्टर वाले हैं, फिर 550 मेंबर्स आपके थर्ड क्वार्टर वाले हैं और 935 फोर वाले हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स भी निकल सकते हैं, ये बात समझ आई है। चलो अच्छा, फिलहाल अगली बात तो बिल्कुल ही छुपा देना, मैं कह रहा हूं छुपा दें, आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, पढ़ा लूंगा मैं। अच्छा अब जी, आपको क्या लगता है, ये जितनी फी रिसीव हुई है सारी की सारी इनकम में जानी चाहिए? मेरे ख्याल से तो सिर्फ पहले क्वार्टर वालों की सारी इनकम बनती है, बाकी दूसरे वालों के 9 महीने सर्विस इनकम में चले जाएंगे, सर्विस दे ली है, 3 महीने एडवांस में जाएंगे। तीसरे क्वार्टर वालों के 6 महीने इनकम में, 6 महीने एडवांस में। चौथे वाले 3 महीने इनकम में, 9 महीने एडवांस में। हाँ, लेकिन ये शुक्र है कि नॉन करंट करंट वाला कोई कचर चक्कर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये सारे, ये पहले क्वार्टर वाले तो इसी साल में भुगत गए, ठीक है। सेकंड क्वार्टर वाले जो हैं वो अगले साल के 3 महीने बस आएंगे, दूसरे वाले अगले साल के 6 महीने आएंगे, तीसरे साल अगले साल के 9 महीने, ये वाले अगले साल के 9 महीने तक ये भी भुगत जाएंगे। यानी ये सारे के सारे जो पैसे हैं अगले 1 साल के अंदर इनकम में ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई नहीं, उन्होंने 2-3 साल का एडवांस नहीं लिया, बस 1 साल का ही एडवांस लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये येलो लाइन, बल्कि ये सारी एडजस्टमेंट के अंदर मैं रेलेवेंट चीजें येलो कर रहा हूं। 3300 मेंबर्स हैं, 10 रुपए हर मेंबर की फी है, और मेंबरशिप फी रिसीव्ड डायरेक्टली इन बैंक भी है, और आपके पास 1 मिनट भी है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ट्राई करें, ट्राई करने में क्या हर्ज है। टोटल मेंबर्स वैसे कितने हैं? 3300 मेंबर्स हैं आपके टोटल। 33,000 रुपए डिवाइड बाय 10 करो ना, 3300 मेंबर्स बनते हैं। या ये 990 जमा 825 जमा 550 जमा 935 करो तो 3300 बनेगा। 3300 मेंबर हैं आपके पास। जी बच्चों, और तो कहीं पे सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई बात नहीं ना लिखी हुई, बस यही है ना, ही पहली एडजस्टमेंट ही है। चलें, हाँ जी, अगर 3300 मेंबर्स हैं और हर एक ने 10-10 रुपए देने हैं तो 33,000 रुपए रिसीव होंगे। होंगे क्या, वो कह रहा है, इधर देखो, द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर, ठीक है, वॉज एज फॉलोज। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कह रहा है, यानी ये रिसीव हो चुका है। कितना रिसीव हो चुका है जी? 330, ठीक है, 330 मेंबर से 10-10 रुपए यानी 3300। अब 3300 रुपए रिसीव हुए हैं, ठीक है, सही है ना। अब ओके, 1000 में फिर भी, अच्छा, 33,000 रुपए रिसीव हुए हैं, 3300 मेंबर्स थे, ठीक है, हर एक ने 10-10 रुपए दिए
तो टोटल कितने रिसीव हो गए? 33,000। अब ये 33,000 की एंट्री बनती है, बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर क्रेडिट। ठीक है, लेकिन हम रिसीट पेमेंट में आकर देखते हैं तो कितना नजर आ रहा है? सिर्फ 19,800। साथ उसने लिखा हुआ है ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, मेंबर सब्सक्रिप्शन है, रिसीव्ड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट। अब ये क्या चक्कर है? क्या 3300 रिसीव हुआ है? 33,000 रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ? वो कह रहा है 33,000 रिसीव्ड है, बैंक अकाउंट कह रहा है कि डायरेक्टली बैंक में कितना आया है? 19,800। तो फिर बाकी कहां गया होगा? जाहिर सी बात है फिर कैश में होगा। यानी आपके इस 33,000 में से 19,800 बैंक में रिसीव किया आपने, ये रोला था, ठीक है ना। और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कितना बनता है? 13,000, ये आपका कैश में। यानी आपकी एंट्री आज बननी है रिसीट पेमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 19,800 और कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 13,200 रुपए। ठीक है, कर लें अब ये एंट्री। चलो तो एंट्री करते हैं जी। सबसे पहले 19,800 रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट। सॉरी, हाँ, आज बैंक आएगा जी। बैंक कितना जी? 19,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट इस 13,200 की एंट्री भी करवाओ। 13,200 की एंट्री हो रही है। अब देखो ना, ये काम आप नहीं कर रहे थे जो आज आप करना पड़ रहा है। मैं कहता था बैंक का लेजर ना बनाओ, ऐसे बनाना पड़ता तो डबल एंट्री यहां भी करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो 13,200 से कैश का अकाउंट डेबिट और 13,200 से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट। तो ये मिलकर 33,000 ही बन रहा है। ठीक है, ओके, डन। एंड वाले भाई, टोपी वाले भाई नजर आ रहे हैं? इससे पीछे ना ही बैठो, हाइब्रिड में चले जाओ अगर मसला है तो। जी, इसकी समझ आ गई? अब अगला मसला पैदा होता है। पॉइंट 1 तो क्लियर हो गया, पॉइंट 1 तो गया, रिसीट पेमेंट, ये बैंक अकाउंट में से 19,800 भी गया। अब अगला मसला आ गया, क्या ये सारे का सारा इनकम में चला जाए? ये सारा इनकम में नहीं जा सकता, बल्कि इधर देखो, ये इनका तो सारा इनकम में चला जाएगा। इनके 3 महीने एडवांस है, अगले साल के 3 महीने भी आज ही ले लिए। यकम अप्रैल से 31 मार्च अगला साल है ना, तो 31 दिसंबर तक की सर्विस तो दे लेंगे इस साल में। अगले साल का जनवरी फरवरी मार्च हम पे लायबिलिटी बोझ होगा। इनके 6 महीने बोझ होगा, इनके 9 महीने बोझ होगा। तो पहले वालों के अलावा बाकी तीनों क्वार्टर वाले मेंबर्स जो हैं उनकी सब्सक्रिप्शन में से कुछ ना कुछ एडवांस निकलना है, अनअर्न्ड निकलना है। तो मैं फिर क्लोजिंग अनअर्न्ड निकाल लेता हूं। ठीक है, और 7 पॉइंट, चलो यही कर लेते हैं, 7.1 जी। 990 मेंबर्स इंटू 10, 9900 लिखा हुआ है, तो वही लिख लेते हैं, दोबारा करने की क्या जरूरत है। वैसे तो चलो एक चीज है, एडिशनल में कर रहा हूं जरा। ठीक है, जरा एडिशनल कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या वो नहीं करना है। ठीक है ना, तो वैसे 990 इंटू 10 आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9900 ऑलरेडी गिवन है। तो आपने ये लिखना था, मैंने क्यों लिखा थोड़ी देर बाद बताता हूं। ठीक है, अच्छा, ये जो है इन सब 990 मेंबर्स ने जो 10-10 रुपए दिए हैं, इसमें से कितना कितना क्लोजिंग एडवांस बनाऊं? कोई भी नहीं, ये सारे का सारा इनकम में चला गया। ठीक है, आगे बढ़े। 825 मेंबर्स थे, हर एक ने 10-10 रुपए दिए, तो 8250। आपने 8250 लिखना है। ठीक है ना, मैं वैसे किसी वजह से लिख रहा हूं 825 इंटू 10, ये 8250 जो रिसीव हुआ हमें दूसरे क्वार्टर वालों से,
ये यकम मार्च को रिसीव, यकम अप्रैल को रिसीव हुआ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 9 महीनों की सर्विस इनको दे चुके होंगे इस साल के एंड पे, लेकिन अगले साल के 3 महीनों के पैसे भी हमने साथ ही लिए हुए हैं। तो 3 महीने क्लोजिंग डेट पर एडवांस, आगे बाद में आंसर बाद में। नेक्स्ट, नहीं समझ आई भाई? नहीं समझ, शक्ल क्यों ऐसे बनाई फिर तुमने? अच्छा, तंग हो रही, इधर मेरी सीट पे आ जाओ यार, थोड़ा साथ हो जाओ, ये बैग उठा लो, वो तंग हो रहा है, तुम बैग रख के बैठे हो। नेक्स्ट, 500 खुल गया अब थोड़े से? अच्छा जी, 550 मेंबर्स हर एक ने, तो 550 इंटू 10, इनके 6 महीने एडवांस है, ठीक है, और 935 मेंबर्स ने 10-10 दिया, तो 9350 आया ना। मैंने ये मेंबर्स निकाल के कहीं लिखे नहीं है, लिख दूं समझ आ रही है? आ रही समझ, चलो शुक्र है। तो 935 इंटू 10, ये 9350 लिखा हुआ है, ठीक है, इनके 9 महीने एडवांस में, ठीक है, तो सही है ना। तो आपने ये इस तरह से नहीं लिखना, आपने 9900 लिखना है, 825 8250 लिखना है, 5500 लिखना है, और 9350 जो लिखा हुआ है, जो रिसीव हुए हैं, ठीक है ना, इसकी अमाउंट डायरेक्ट। अच्छा जी, अब बताएं, नहीं इसका तो 0 है। नेक्स्ट, 206 2.5, फिर 2750 एग्जैक्ट है, फिर 701 2.5, ठीक है जी। तो ग्रैंड टोटल कितना बन जी? 11825, 11825। ये क्या है जी? आज इनकम नहीं निकाली, आज हमने क्लोजिंग एडवांस निकाल दिया। अच्छा, इनकम भी निकल सकती थी, इनकम भी निकल सकती थी। आप कहते 9900 सारा इनकम है, 8250 के 9/12 इनकम में, 5500 के 6/12 इनकम में, और 9350 के 3, दोनों एक जैसे ही थे, फर्क कोई नहीं था, इसलिए मैंने क्लोजिंग एडवांस निकाले जो पुरानी तरतीब हुआ करती थी। ओपनिंग लिखेंगे, कैश लिखेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे और बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो मैंने ना वो वाली तरतीब अपना ली, क्लोजिंग निकाली, क्योंकि एक जैसा था। कल के सवाल में इनकम निकालना आसान था, इसलिए पहले वो निकाल लिया था, ठीक है। तो क्लोजिंग फिगर 11825 है, ठीक है जी। तो 11825 क्लोजिंग एडवांस है या इनकम है? क्लोजिंग एडवांस है, तो ये क्लोजिंग एडवांस वर्किंग नंबर 7.1 में हमने निकाला 11825, ठीक है जी। 11825 एंड वालों 11825 है वर्किंग 7.1 में, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, ओपनिंग एडवांस 0 ज्यूम कर लेते हैं, ऐसे कैसे 0 ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आपको उसने कहा चला आ रहा है ये मेंबरशिप वाला मामला, और मेंबर्स बने थे हमारे, ये इतने मेंबर्स हैं 3300, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन आप यही अज्यूम करेंगे कि ये मेंबर पिछले साल भी इतने ही थे। अब वो ब्लैक लाइन जो मैंने लगाई थी उसको मैं हटाता हूं, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है लास्ट ईयर फी वॉज 9000 पर एनम, हाउएवर नंबर ऑफ मेंबर्स वॉज सेम। वो कह रहा है मेंबर तो पिछले साल भी 3300 ही थे, लेकिन पिछले साल फीस क्या थी? 9000। अब ओपनिंग एडवांस निकालने के लिए एक तरीका तो है बहुत लेंथी, वो क्या? वो जो मैंने वहां पे भी किया है, 990 मेंबर्स ने पिछले साल 9,000 रुपए दिया होगा, ठीक है, बोलो, और इनका कोई भी लायबिलिटी एडवांस नहीं बना होगा, ठीक है। फिर ये इस तरह से कर रहा था ना मैं थोड़ी देर पहले। फिर 825 मेंबर्स ने 9,000 रुपया दिया होगा, और इनके 3/12 पिछले साल क्लोजिंग में एडवांस। ये मैं क्या निकाल रहा हूं जी? बल्कि यूं कह दूं ओपनिंग एडवांस।
पिछले साल का क्लोजिंग है ना, तो इस साल का मैं ओपनिंग एडवांस निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा 825, 9,000 इन्होंने दिया और 3/12, फिर 550 ने 9,000 रुपया दिया 6/12, फिर 935 मेंबर्स ने 9,000 दिया 9/12 एडवांस में। बताइएगा जी, ये तो मैं बता देता हूँ, नहीं ये तो मैं बता देता हूँ, फिर आप बताएं। 1856 1, अच्छा 2475 633 या 8 6311 10642। ठीक है जी। 0.5 कहाँ पे आया फिर? कहाँ 0.25 है? चलो फिर लिख लो, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो भाई, ये ओपनिंग एडवांस निकल आया, बोलो। बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस पे टाइम बहुत लग गया। कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे कोई शॉर्टकट बता दे? अच्छा इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, ये आमने सामने आ गए दोनों। ये क्या लिखा हुआ है? 990। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 0/12। ये क्या लिखा हुआ है? 0/12। फर्क क्या है सारे में? यहां पे 9 है, यहां पे 10। 825 825, 3/12 3/12, 550 550, 6/12। एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट ये 10 रुपए सब्सक्रिप्शन है और ये 9 सब्सक्रिप्शन है। तो सिर्फ ये चीज समझाने के लिए मैंने यहां पर 990 इंटू 10 लिखा था और आपको कहा था आप 9900 ही लिखना, टाइम ना वेस्ट करना, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजिंग एडवांस निकला है इसमें 10 रुपए इस्तेमाल हुए हैं, 10,000, ठीक है। ओपनिंग एडवांस के लिए बाकी सब कुछ सेम रहना है, सिवाय इसके कि 10 की जगह पे 9 इस्तेमाल होना है। तो फिर तो सिंपल सी बात है, जो सिंपल सा फॉर्मूला था वो गिवन अमाउंट टाइप फॉर्मूला था, ठीक है। आपने क्या करना था? आपने सिंपली ये कहना था कि इधर 7.2 कर देता हूं मैं, कि अगर 11,825 10 रुपए 10,000 पर एनम की बेस पर निकला है, तो फिर 9,000 की बेस पर फिगर क्या आएगी? 10642.5। देखो एग्जैक्टली ये फिगर आ रही है नहीं? तो ये काम हमने नहीं करना था इतना लेंथी, बल्कि हमने तो ये शॉर्टकट लगाना था और ब्रॉड डाउन के साथ वर्किंग 7.2 का रेफरेंस देना और 10642.5 लिख लेना, ठीक है जी। अच्छा ये तो मैं मिटा दूं, नहीं ऐसे फजूल सी बात, चलो फिलहाल लिख ही रहे, अब किसी ने नोट करना हो तो, ठीक है। ये मूंगफली सी बन गई है। तो ये असल में दो फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये ओपनिंग एडवांस जो हमने निकाला और ये जो क्लोजिंग एडवांस निकाला है, ठीक है जी। इसमें कोई मसला है तो पूछ लें, बाकी अब ये लेजर कंप्लीट है, इसमें बैलेंसिंग फिगर इनकम की निकलेगी और ये इनकम में नजर आएगी, और क्लोजिंग एडवांस जो है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नजर आएगा, और जो ओपनिंग एडवांस है वो इंशाल्लाह जब ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो पर्चे में ये आपने नंबर ऑफ मेंबर्स करके नहीं लिखना था, आपने तो 9900 भी नहीं, ये लाइन ही नहीं लिखनी थी, बल्कि आप अब जब सवाल कर रहे होते पर्चे में तो आपने यूं लिखना था, इसमें से तो कुछ एडवांस निकलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 825 इंटू 10 नहीं करना था, बल्कि सवाल में गिवन था 8250, तो 8250 3/12, 5500 6/12, 9350 9/12, ठीक है। एडवांस आ गया, ये एडवांस 10 रुपए के हिसाब से निकला है, डिवाइड बाय 10 इंटू 9 करना था, तो 2 मिनट के अंदर आपकी एडजस्टमेंट फारिग। वो समझाने में तो टाइम लगता ही है फिर, ठीक है।
अब मैं तो कहता हूं भाई अलार्म बज रहा है इस बच्चे का जिसका मोबाइल लगा हुआ है चार्जिंग। किसका लगा हुआ है सर? फाल बादल का। उठ जाओ। अच्छा जी, 8:45 उठते हो तुम? अच्छा, कौन सी क्लास थी 7? अच्छा जी, अब दो काम हो सकते हैं, बल्कि पहला काम ही कर लेते हैं। ये मुफ्त के नंबर तो ले, सारे बैंक अकाउंट को, वो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आ गई थी, मैंने कहा चलो उसकी बात कर लें। सारे बैंक अकाउंट को रेलेवेंट जगहों पर पोस्ट कर देते हैं, डेबिट्स और क्रेडिट्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 3700.5। इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जनरल फंड की कैलकुलेशन में इसको भूल न जाना, इसलिए 3700.5 अभी जाके ओपनिंग जनरल फंड की ब्रैकेट में लिख लो ताकि ये मिस ना होने पाए। ठीक है, यही तरीका आपको सिखाया मैंने। बाकी ये कंप्लीट आप नहीं करना है घर पे, मैंने नहीं करना, लेकिन ये तो लिख लेना 3700.5। हाँ, एडजस्टमेंट सिर्फ एंड पे सवाल बैलेंसिंग जो रह जाता है बस वही आपने करना होगा, बाकी तो कर लेंगे जी। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये क्या मुसीबत है? ये क्या एंट्री हुई है? कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, यानी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। दराज में पैसे ज्यादा हो गए, निकाले बैंक में जमा करवा दिए, सिंपल। तो कितनी अमाउंट है जी? 37,848.5 बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितना जी? 3784.8.5। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड। देखो ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करता है सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट जैसे कोई डेटर का अकाउंट होता है, याद रखना। देखो ना, यहां पर अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, उसका मतलब क्या है? रिसीवेबल डेटर, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, इनकम, सेल और कैश रिसीव्ड। तो वैसे ही लेजर होता है ना। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ जब आएगा, जिस सवाल में आएगा, अभी अगले में आएगा, ठीक है, उसकी एंट्री वहां पर सिखाऊंगा, ऐसे ही करते हैं। तो ये रिकवर्ड अमाउंट भी उन्हीं रिटर्न ऑफ में से ही है। जब सब्सक्रिप्शन कोई बंदा दिए बगैर भाग जाता है सर्विसेज लेकर, 6 महीने एक्सरसाइज करता रहा आके हमारे जिम में, हर महीने गोलियां कराता रहा और 6 महीने बाद भाग गया, अब उसको कोई खैर खबर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल तो है, लेकिन जब पक्का हो गया कि अब नहीं आने, तो राइट ऑफ ही करना है ना। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ की एंट्री वही है, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट। हाँ, डेटर की बजाय वो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि ये डेटर ही तो होता है यहाँ पे, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पड़ी है ओपनिंग में। ठीक है ना, डेटर ही है, रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा, बहरहाल राइट ऑफ अभी नहीं करवा रहा, अगले सवाल में करवाऊंगा, उस वक्त समझा भी दूंगा। अभी रिटर्न ऑफ बैड डेट रिकवर हो जाए तो इसकी क्या एंट्री सिखाई हुई है? कैश या बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट डबल हो जाता है, मैंने कहा था ये अदर इनकम में डाल देना, यहां पे तो इनकम्स ही है। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री क्या होगी? रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड की एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। इनकम्स में आ जाओ, डायरेक्टली लिख दो बैंक डेबिट। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट वैसे कंप्लीट हो गया था, चलो अब एंड पे बैड डेट रिकवरी इनकम लिखा है मैंने, जरा छोटा लिखा है। बैड डेट रिकवरी इनकम कितनी जी? 1860। ओके, बैड डेट एंड वालों, बैड डेट रिकवरी इनकम, बैड डेट रिकवरी इनकम है, और अदर इनकम भी कल पहले सवाल में स्क्रैप सेल भी वही डाली थी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, सारी इनकम्स। स्क्रैप सेल वो डिवाइसेस की सेल। हाँ, सब्सक्रिप्शन इनकम भी इधर इनकम में जाना है, और यहां पे तो बैड रिकवरी इनकम भी इनकम में जाना है। यहां अदर इनकम का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, यहां सारी इनकम्स है। पहले सवाल याद करो, लेगेसी भी वहीं पे, डोनेशन भी वहीं पे, डिवाइसेस की सेल भी वहीं पे, बैंक से इंटरेस्ट आ गया वो भी वहीं पे, सब्सक्रिप्शन भी वहीं पे है। ही इनकम्स का एक डिब्बा भाई, एक ही खाना है, सारी इनकम्स ने वहीं जाना है, कौन सी मर्जी हो।
जिंदगी आसान है यहां पे जी। नेक्स्ट है जी डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड। भाई डिस्पोजल का लेजर बना लेते हैं, कोई जगह शगह है? मेरे ख्याल में अब इसको मिटा दूं मैं, ठीक है? नहीं यार फिर इधर बना लेते हैं। वैसे वहां जगह वो उसकी जरूरत कोई नहीं है, वैसे मेरे ख्याल में ना इसकी अब जरूरत कोई नहीं होनी चाहिए आपको। ये तो समझ आ गया ना, अगर बैंक में 19,800 पड़ा है तो बाकी अच्छी खासी जगह पड़ी है। यहाँ पे मुझे लेजर ही नहीं बनाने दे रहे जालमो जी। डिस्पोजल का अकाउंट नंबर कौन सा चल रहा है वर्किंग्स का? 8। जी पैसे आ गए ना डिस्पोजल वाले पैसे, तो डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करके उसी में फेंकेंगे जी। बैंक डेबिट 750 से बैंक डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। वैसे तो बुक वैल्यू बन रहा है, अकाउंट ओवर अकोमोडेशन कुछ भी नहीं आना, लेकिन चलो 750 ठीक है जी। ये 750 लिखा है, जरा तोड़ फोड़ का शिकार हो गया। नेक्स्ट आगे हो गया 19,800 तो हो गया, डेबिट साइड इज ओवर। वैसे एक नजर जरा एडजस्टमेंट पे दोबारा मार ही लेते हैं, ऐसी बाद में मसला ना हो जाए कोई। पॉइंट 2 में तो कैश पेमेंट्स हैं, अब 3 में, पॉइंट 4 में टक शॉप है, पॉइंट 5 में फिक्स एसेट और उनका डिस्पोजल है। ठीक है जी, कोई एडजस्टमेंट आ ही नहीं रही इंश्योरेंस की। आ भी रही होती तो बाद में काट के सही कर लेंगे यार, लेजर बना लेंगे। बहरहाल उसूल अभी भी वही है, जिनके लेजर्स होंगे उनको लेजर में फेंक देना, बाकियों को डायरेक्ट। तो इंश्योरेंस का लेजर है, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं थी, प्रीपेड वो क्या था? प्रीपेड रेंट था। चलो अच्छी बात है, चलो पता लग गया से, ठीक है ना? प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, अच्छा इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1751 बस 175 इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। नहीं नहीं, बैंक इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स। अच्छा अब रेंट एंड रेट्स हैं और यहां पे रेंट का अकाउंट है, क्या करें? इसी में ही बैंक देंगे भाई साहब, इसी में बैंक देंगे। क्या इसको अलग रखें उसको अलग रखें? वो भी खाली रह जाएगा, ये भी खाली रह जाएगा। और रेंट एंड रेट्स है तो रेंट का आ रहा है ना लेजर, उसमें फेंक दो, ठीक है? तो रेंट एंड रेट्स जो रेंट अकाउंट के अंदर डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट कितने से? 4200। नेक्स्ट यूटिलिटीज का कोई लेजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर लेजर नहीं आ रहा तो फिर ये क्रेडिट कर लिया, 4200 कर लिया, 4365। तो नहीं कोई बात नहीं यार, वर्किंग है हमारी, वहां से रेंट रेट्स वहां पे लिखते हुए पूरा नाम लिख लेना, सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा क्या था ये? यूटिलिटीज हैं, डायरेक्ट ले जाए यूटिलिटीज को, लेजर तो है कोई नहीं। तो जिनके लेजर्स बनेंगे बेटा उन्हीं के ही बनेंगे, इंफॉर्मेशन ना हो फिर भी लेजर ना बने हो सकता है। मैं ऐसे कैसे उसूल बना दूं? ये कोई उसूल नहीं है बनाने वाला, सिंपल लेजर। मिसाल के तौर पर यूटिलिटीज की कोई एडजस्टमेंट आ जाती है, लेजर बनाना पड़ता है, तो यार यहां से काट देना और फिर लेजर में लिख लेना, मसला क्या है? कोई मसला नहीं। फिलहाल लेजर ये बने हुए हैं ना, इनमें यूटिलिटीज नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाद में कोई निकल आया यहां से काटो लेजर बना लो, क्या मसला है? ठीक है, जिंदगी को सिंपल रखें आप लोग जी। बैड डेट रिकवरी इनकम हुन जागे हो तुसी? यार दवाई दे दो इसको। बैड डेट रिकवरी इनकम 1860। अच्छा जी, यूटिलिटीज बोले, यूटिलिटीज 4365 से यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट फ्री होल्ड लैंड परचेज। लैंड को अलग रखें या फिक्स एसेट के लेजर में फेंक दें? मेरा मशवरा तो है फिक्स एसेट के लेजर में फेंक दो। डेप्रिसिएशन करते हुए जरा ध्यान कर लेना, क्या ख्याल है?
डेप्रिसिएशन करते हुए इसको, अच्छा वैसे कहीं गड़बड़ी ना कर दो हैं। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये फिक्स्ड एसेट्स में लैंड को वैसे आना चाहिए, लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर अलग लिखोगे तो जरा टेंशन से बच जाओगे। चलो लैंड फेंक दो, क्या क्या, अच्छा कितने जो कहते हैं फिक्स एसेट के अंदर ही फेंक दें, एक ही अकाउंट बने, अच्छा कितने कहते हैं अलग लिखें? ये तो बिल्कुल ही बराबर आप लोग का सुलह कर। सुने सुने, कितने बच्चे कहते हैं फिक्स एसेट के अकाउंट में ही फेंक दें? हाइब्रिड वाले भी हाथ खड़ा करें ना, उनका भी वोट होता है। हाँ अब हुई ना, अब इनके पास आई हाइब्रिड की वजह से जी। कितने बच्चे कहते हैं कि अलग रखें? एक एक हाथ खड़ा करें, बेईमानी ना करें। अच्छा चले अलग रख लेते हैं, ज्यादा बच्चे अलग वाले। सुने सुने, वास्ता जग्गे सर्कस, सुने इकट्ठा कर लेते हैं और अलग का तरीका बता दूंगा। कितना है जी? 17,000। इधर देखो, फिक्स्ड एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट 17,000 से, यहां पे बैंक लिखकर साथ ही लैंड लिख दिया ताकि डेप्रीसिएशन करते हुए 17,000 को मैं डेप्रीशिएट ना करूं। ठीक है, ऑन ओपनिंग लूंगा तो सिर्फ 28,000 ले लूंगा, फिर ऑन एडिशन अलग से जो होगा वो इक्विपमेंट भी खरीदा है ना उसको ले लूंगा, फिर ऑन डिस्पोजल लूंगा, लेकिन 17,000 को इग्नोर कर दूंगा। और जिन्होंने अलग रखना था उनकी जिंदगी आसान हो जानी थी, उन्होंने लैंड को उठा के यहां पे लिख देना था नॉन करंट पे, उसने ना डेप्रिशिएट होना है, ना कोई एडिशन हुआ, ना डिस्पोजल हुआ, इस लेजर में उसने आना ही नहीं था। जब आना नहीं था तो ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी इसको डेप्रिशिएट करें या ना करें। ठीक है, चलें तो अब हमने इकट्ठा कर दिया, अलग वालों को बता दिया बेटा, वो घर पे कर सकते हैं आप खुद, ठीक है ना, फजूल बात ना किया करो, दोनों को बता दिया। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट। तू नहीं उठना, ये क्यों बंद हो गया? अच्छा नेक्स्ट क्या है? कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक। भाई दराज में पैसे ज्यादा हो जाएं तो बैंक में जमा करा देते हैं, इसी तरह से जरूरत कैश की, दराज कैश में भी कुछ खर्चे करने पड़ते हैं अक्सर। मजदूरों को काम करवाया, मजदूरों को लगा दी, उनको चेक थोड़े लिख के दोगे, कैश में जरूरत पड़ जाती है। कैश में बहुत सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पे पैसे बैंक से निकाल लिए जाते हैं। तो ये कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक की एंट्री होगी कैश क्रेडिट होकर, सॉरी बैंक क्रेडिट होकर कैश की दराज डेबिट होगी। तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 6120 एग्जैक्ट है। चलो नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। बड़ी बात है, आज तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही बोल दिया उसने। कोई नहीं, हम तो पक्के हैं, परचेज भी करे तो हमने यही कहना होता है, आखिर उसने थक हार के कहा ले पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही ले। ठीक है, अच्छा तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितनी है जी? 18,155। तो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट 18,155। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई लेजर नहीं है तो फिर डायरेक्ट बैंक को इसको रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। एक मिनट, सैलरीज, अच्छा चलो वो लग गया जी 700। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये मैंने पता है मैं क्यों रुका हूं, मुझे ऐसा लगा कि शायद कैश में से भी कुछ रिपेयर की पेमेंट हुई पड़ी हो, तो फिर ब्रैकेट में लिख लूंगा 700 को और कैश वाले को भी लिख के फिर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, पता नहीं चले, बाद में पता लग जाए, तो है ना ऑप्शन, लाइन लगाओ, ब्रैकेट में 700 लिखो, दूसरा भी ऐड कर दो, बैंक से भी रिपेयर पे किया, कैश से भी पे किया, हो सकता है ना। अच्छा चले नेक्स्ट। तुम उधर बैठे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार। एक्सरसाइज इक्विपमेंट क्या कहते हैं? अच्छा जी, एक्सरसाइज इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है जी। कितना? फिक्स एसेट डेबिट 7 और
बैंक क्रेडिट। अब इधर देखो, ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट है, इसको डेप्रीशिएट करेंगे, इसकी डेट ऑफ एडिशन भी उसने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, एंड पे वो क्लोजिंग है जो आपने भूल जाना है बैंक में लिख, उसमें करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में अभी के अभी, तो 5894। तुमने क्लास से बाहर जाना है मुझे लग रहा है, तुम, हाँ जिसने इसको देखा साथ वाले को, तुम्हारी बात कर रहा हूं। हाँ जी, करंट अकाउंट, करंट एसेट्स में बैंक अकाउंट लिख लो जी, कितना 5894। ले जी, सारा बैंक पोस्ट हो गया। पॉइंट 3, सैलरीज का शुक्र है कोई लेजर नहीं है। क्या करोगे एंट्री 2300 की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कश्मीरी सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। जी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 2300, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, इधर देखो अब ये डबल एंट्री पूरी करनी पड़ेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश का अकाउंट क्रेडिट, कितना जी 2300। और छोटे मोटे एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, लेजर नहीं है डायरेक्ट, कितना 640 से सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इज ओवर। रह क्या गया बस पॉइंट 4 और पॉइंट 5। बस पहले पॉइंट 5 करो, 1 मिनट लगाना, शाबाश। आइए 16 की हुई मेहनतें, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। यार थोड़ा सा पानी और डाल दो, गड़बड़ चल रही है। बस बस बस, ज्यादा भी हो गया तो हुणे जाना पैना। अच्छा जी, अभी क्या टाइम यार, सादा सी एडजस्टमेंट है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स वाज 28,000, ये हम लिख चुके हैं। एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 16, ये डेट क्यों बताई? ऑन एडिशन पे इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है तो वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीनों की। फिक्स एसेट हैविंग ओपनिंग WDV ऑफ 800 was disposed of on 31 मार्च। अब ओपनिंग WDV का मतलब क्या है? ये WDV किस दिन की है? 1 जनवरी 2016 की, और हमें इस 1 जनवरी 2016 वाली फिगर को उठाकर लाना है 31 मार्च 2016 पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम। कुछ जहां जो कुछ वहां वर्किंग हो सका वो वहीं पे कर देंगे। ठीक है, तो पहले डिस्पोजल को ही देख लेते हैं। डिस्पोजल, एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस होगी या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू क्यों माइनस होगी जी? क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू पे। अब ये बुक वैल्यू किस दिन की होती है? जिस दिन एसेट बिका है, जिस दिन एसेट
बिका है 31 मार्च, लेकिन हमें सवाल के अंदर बुक वैल्यू किस दिन की गिवन है? अच्छा, हमें यहाँ पे गंद डालने की बजाय थोड़ी सी वर्किंग कर ही लेते हैं साइड पे करके, हैं यहाँ पे ही कर लेते हैं ना, यहाँ पे साथ ही नजर आ जाएगी ये इधर जी। हमारे पास ये जो एसिड है ये नजर आ रहा है 1 जनवरी 2016 पर, बुक वैल्यू इसकी 800, ऐसे ही है बोलो। लेकिन 1 जनवरी 16 वाली बुक वैल्यू तो ओपनिंग बुक वैल्यू है ना। इस ओपनिंग बुक वैल्यू को हम डिस्पोजल अकाउंट में से माइनस नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसको लाना। यार आ जा यार, ऐसे ना कर यार, पता नहीं कहां भाग गया। देखो पेज नंबर कौन सा है? ये अच्छा जी। तो मैं कह रहा था कि इस 800 को हमें लेकर आना पड़ेगा 31 मार्च 16, यही है ना डेट ऑफ सेल, 31 मार्च 16, ये देखो ठीक है। और मेथड है 20%, तो शुक्र है रिड्यूसिंग बैलेंस है, क्योंकि हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग बुक वैल्यू पर ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना होता है। अगर खुदा ना खास्ता स्ट्रेट लाइन होता तो इस 800 पे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही नहीं लग सकना था। अभी शुक्र करो भाई। तो डेप्रिसिएशन 31 मार्च 16, डेप्रिसिएशन 800 के ऊपर 20% इंटू 3/12 क्या आता है? 40। 800 में से 40 माइनस करो, 760 जो बुक वैल्यू है ये 31 मार्च 16 की है। ठीक है जी, ये बुक वैल्यू हमने एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करनी है। ठीक है, ये 800 वाली बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में से क्रेडिट नहीं हो सकती, क्योंकि ये डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू है नहीं। अभी 3 महीने इसने और डेप्रिशिएट होना है। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के अंदर ओपनिंग वाली आएगी। याद करो, आप ब्रैकेट में लिखा करते थे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल करते हुए, यहां पे ओपनिंग 1 जनवरी 16 ब्रैकेट में लिखा करते थे लाल कलर के मार्कर के साथ, ये कहीं भूल ना जाओ। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, ये 16 नहीं जान छोड़ता। लो भाई, तो स्टेप 1 एसेट अकाउंट, स्टेप 1 में एसेट अकाउंट से कॉस्ट निकला करती थी, और स्टेप 2 में एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकला करती थी। जब आप एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बना रहे हो तो ये दोनों स्टेप्स कंबाइन हो जाते हैं, और फिर एसेट अकाउंट में से कॉस्ट अलग निकल के एक्यूमुलेशन अकाउंट में से एक्यूमुलेशन अलग निकल कर नहीं जाती, बल्कि एसेट अकाउंट में से ही बुक वैल्यू निकल कर चली जाती है। पहले 2 स्टेप्स कंबाइन होकर एक स्टेप बन जाता है। ठीक है, आसानी हो जाती है उल्टा। तो एसेट अकाउंट में से वर्किंग नंबर, अब इसको कह लें वर्किंग नंबर, डिस्पोजल की वर्किंग जो है उसके साथ 8.1 कर दें इसको। ठीक है, या कुछ भी कर लें, आपकी मर्जी है, खैर नंबर ही दिया मैंने, वर्किंग 8.1। ये जगह होती तो मैं यहां पर कर लेता, लेकिन ये मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए छोड़ दी है जगह। ठीक है, तो वर्किंग 8.1 भी कर सकते हो, 4.1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 760 निकाल लो बस किसी भी तरह से। किसी बच्चे ने यहां ब्रैकेट में निकाल दिया 800 का परसेंटेज लगा के, शॉर्टकट एक होता है, ठीक है, तो वही कोई मसला नहीं है। ठीक है, करे। किसी ने 800 माइनस 800 का 20% इंटू वो 3/12, मर्जी है। मुझे ये फिगर चाहिए थी 760, यहां पे कोई जैसे मर्जी निकाल ले। ठीक है, मैंने उस तरीके से निकाली जैसे निकालना हमने सीखी हुई है। नेक्स्ट जी, ये फिक्स एसेट हैविंग 800 बुक वैल्यू ऑन ओपनिंग डेट वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च, कितने का बिका? चलो पहले स्टेप, इस एसेट अकाउंट में से 760 को निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में फेंको। ये कहां से आया जी? फिक्स्ड एसेट में से, लेकिन आज बुक वैल्यू ही आई है। ठीक है, तो हाँ जी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू आई है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि अकाउंट नहीं है तो आज यहां पे नजर भी नहीं आ रहा। तो 760 वाली चीज 750 की बिकी है। तो हाँ जी, इनकम एक्सपेंडिचर में
सर आप ब्लू से करें ना, ऐसे ना करें ना, बैलेंसिंग फिगर तो ब्लू से आती है, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं ये ब्लैक से, है ना, कह रहे होगे आप लोग जी। तो इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर 10 रुपए आई, 10 रुपए। ये 10 रुपए क्या है आज? लॉस है, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, और इनकम एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस जिसको कहते थे वो क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये 10 रुपए का लॉस है, आज लॉस है। आज तक जो 2-3 सवाल किए उनमें गेन आ रहा होता था डिस्पोजल पे, आज लॉस आ गया। लॉस आ गया तो यहां पे लिख दो लॉस ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 8, 10 रुपए। ठीक है, क्या बैलेंस? बैलेंस लिख दिया है मैंने, लॉस लिखना था यार। डन, और को मसला? उसके बाद फिर अब 8.1 किया है तो इसको भी 8.2 कर दो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। पूरी अंग्रेजियां लिखूं या ऑन ओपनिंग बस काम चलेगा? ऑन ओपनिंग। यहां पे हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल करनी है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल है 28,000 और ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है 800। ठीक है, ये वाली 800 वाली फिगर उठानी है। 800 इंटू रेट कितना है? 20%। आंसर क्या आता है? 5440। ये तो छुप जाएगा, शुरू से लेकर आते हैं जरा। ऑन ओपनिंग जी, बुक वैल्यू है, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल है, बुक वैल्यू मेथड है ना। 28,000 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस 800 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। 760 नहीं ले लेना, ठीक है, इंटू 20%। कितना आया जी? 5440। नजर आ रहा है सबको? 5440 बोल रहा हूं, किसको नजर नहीं आ रहा? बोले, हाथ खड़ा करें। 5440। अब आगे बैठना, अगली क्लास में जगह बना दूंगा तुम्हें, जितने तुम्हारा कद है तुम पीछे बैठे क्यों? आगे इतने बड़े बड़े बंदे बिठाए हैं। ऑन ओपनिंग के बाद ऑन एडिशन, लेकिन 17,000 वाले एडिशन पे डेप्रीसिएशन नहीं लेनी, क्योंकि ये लैंड है। सिर्फ इक्विपमेंट पकड़ो। 73 पहले साल में तो यही बुक वैल्यू है ना, इंटू 20%, इंटू ने कहा था कि कब खरीदा एक्साइज इक्विपमेंट? 1 अक्टूबर 2016। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, तो 3/12 37.5। उसके बाद ऑन डिस्पोजल वर्किंग 8.1 कर दो, वर्किंग 8.1, वर्किंग 8.1। 40 की डेप्रिसिएशन आ गई डिस्पोजल पर, और ये तीनों का टोटल जिनको नजर नहीं आ रहा एक बार सुन लें काइंडली। 5440 प्लस 367.5 प्लस 40, टोटल 5847.5, 5847.5, 5847.5 इज द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कौन सी वर्किंग में निकाला है आपने? 8.2 में 5.5। इधर देखें डबल एंट्री हो रही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5847.5 और एसेट क्रेडिट 5847.5। फुल फ्लैज आइए 16 रिवाइज हुआ।
फ्रॉड बाद में देखते हैं। फ्रॉड फ्रॉड का पता थोड़ी लगता है। अब तो भाई एक ही एडजस्टमेंट रह गई है। पढ़े नंबर 4। बैटिंग आ गई, फिर टॉस हार के पहले बैटिंग उनको दे दी है। अच्छा हाँ, साड़ी तबीयत खराब रहनी है चेज दे विच आ के। ते चौथी इनिंग से की होना है पिच नाल? हाँ वो भी खब्बा, कोई नहीं लग रहा उनको बहुत थोड़े थोड़े स्कोरों पे आउट कर लें। टीम अनचेंज है हमारी। अच्छा जी, द क्लब हैज अ टक शॉप which earns a gross profit margin of 20% of sales. All sales of tuck shop are made on cash. इसका मतलब ये हुआ कि टक शॉप की सेल्स की एंट्री होगी जब भी निकल आई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, सेल्स ऑफ टक शॉप। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 500 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नाउ दिस इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री आपको सिखाई हुई है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री सिखाई हुई है आपको? सिखाई हुई है। ऐसे ना करो, आप करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक याद करें। ऐसे ऐसे सर नहीं हिलेगा, फिर ऐसे ऐसे सर हिलेगा। कोई बात नहीं है, जिनको भूला हुआ उनको मैं दोबारा याद करवा देता हूं। ठीक है, मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री सिखाई थी फिक्स्ड एसेट के ये जो डिस्ट्रक्शन वाला डिस्पोजल की एंट्री से डिराइव कराई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये देखें, इत्तेफाक से सामने वही ओपन हो गया। फिर मैंने कहा था दोबारा लिखूंगा, अब इधर देखो, एबनॉर्मल दोबारा लिखने लगा हूं। एबनॉर्मल लॉस यानी डिस्ट्रक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऑफ इन्वेंट्री आज आ गया जी। तो मैंने आपको कहा था कि इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट इस पे लगता ही नहीं, तो इसका मतलब ये चीज तो होगी नहीं। याद आया आप कुछ? ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी सब का सब बिल्कुल वैसे ही है। अगर इंश्योरेंस वालों की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो कैश उनसे आ जाएगा, या कैश आने का वादा कर लेंगे वो कि आएगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स एसेट की बजाय इन्वेंट्री क्योंकि जा रही है तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर लोगे आप। अब जितने की इन्वेंट्री जली और जितना कैश इंश्योरेंस वालों से आ गया, अगर जितने की इन्वेंट्री जली है उसके बराबर ही कैश आ गया है तो फिर नो लॉस। और अगर इन्वेंट्री जली है मिसाल के तौर पे 100 रुपए की और इंश्योरेंस वालों ने 80 दिए हैं तो बाकी 20 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर चली जानी थी। ये ऐसे ही सिखाया था आपको। ठीक है, और आपकी क्लास में ये एंट्री लिखी हुई, ये यहां पे लिखी हुई थी, मैंने बाद में मिटाई है ताकि दोबारा रिवाइज किया जा सके। ठीक है, तो यहां थे हम। तो अगर इन्वेंट्री में एबनॉर्मल लॉस आया है, ठीक है, तो यहीं पर एंट्री पास करा दो मुझे। 5 लाख की इन्वेंट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है बाय फायर। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी, एक्यूमुलेशन तो हो नहीं सकती, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, फिर इन्वेंट्री टक शॉप की क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब 500 रुपए की इन्वेंट्री जल गई तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई 500 से,
कितने पैसे दिए इंश्योरेंस वालों ने? पूरा सवाल छान मारा है, ये आखिरी एडजस्टमेंट है, कहीं पे इंश्योरेंस नाम की कोई चीज नजर आई है? मतलब कोई चक्कर ही नहीं है भाई, ये सारे का सारा ही क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर लॉस चली गई 500। ठीक है जी, आपको कहा था डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री का लेजर बना के जब कहा था कि 4 नॉर्मल चीजें, एबनॉर्मेलिटी होगी तो सवाल खुद बताएगा। ऐसे ही डेटर के लेजर में बैड डेट रिटर्न ऑफ आया तो मैंने कहा था देखो आज एबनॉर्मेलिटी आई है तो सवाल ने बताया है। तो इन्वेंट्री के लेजर में भी ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग, ये 4 ही नॉर्मल चीजें हैं। कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो सवाल खुद बताएगा, जैसे आज उसने बता दिया। ठीक है, अब इस एंट्री को कर लेते हैं। ये एंट्री है जी प्रॉफिट एक्सपेंस में जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं बेटा, ये है टक शॉप का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, अल्टीमेटली जाएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में ही भाई। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट देखो, सैलरी ऑफ टक शॉप में एम्प्लॉइज होती तो कहां लिखते जी? एबनॉर्मल लॉस उधर ही जाएगा बेटा, लेकिन होके कहां से जाएगा? ट्रेडिंग एक्टिविटी से होके जाएगा ना। टक शॉप की एक्टिविटी में ये लॉस आया है तो यहां पे लिखो अल्टीमेटली जाना तो सब कुछ ही उधर है। तो बेटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो आप? यहां पे एक चीज आप माइनस करते हो तो ये प्रॉफिट कम होके यहां पे चला जाएगा। यहां पे एक्सपेंस माइनस नहीं करते हो तो इतना इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंस नीचे माइनस हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं करना। मैंने आपको पहले दिन से यह सिखाया है कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी रिलेटेड सारे खर्चे इधर प्रेजेंट होने, यहां नहीं होने। अगर आप यही कह के करना चाह रहे हैं तो कर लें, एक आध नंबर ही है, क्या 49 आ जाएंगे 50 की बजाय, फर्क क्या पड़ता है जी? एंट्री करा लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, एबनॉर्मल लॉस जी, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। इधर देखो भाई, बोलो एंट्री कितना है? ये देखो, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री डेबिट और स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये जी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। ठीक है, सवाल अब खत्म हो गया। अब सवाल का सारा डाटा खत्म हो गया। अब बिस्मिल्लाह करें, को बैलेंसिंग शैलेंसिंग करें, शुरू करें काम को। क्रेडिटर के लेजर से आपको परचेजेस की अमाउंट मिल रही है कितनी? 18985। ये निकालना जरा ब्लू सही वाला, ये मेरे तो है ही नहीं, ये इधर है, ठहर जाओ, उन चलना ही कौन नहीं उन्होंने जी। 18985 ये स्टॉक के लेजर में ले जाएं और इसको बैलेंस शीट में ले जाएं, साथ के साथ काम सारा भुगता दिया करें। ठीक है ना, जो लेजर बैलेंस हो उसका, वरना बाद में ना अक्सर ऐसा होता है कि बंदा भूल जाता है, उसके हो जाता है आसान से नंबर, इजी नंबर बंदा लूज कर देता है जी। तो 18985 स्टॉक में आ गया, 18985 वर्किंग 2 से। और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, टक शॉप या जो भी बस क्रेडिटर्स, ये सवाल में गिवन थे 3330। अब टक शॉप की तरफ आए तो टक शॉप ने बिस्मिल्लाह करके कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग दे दिया। ठीक है, ये अब नॉर्मेलिटी पहले से लिख लिया हमने जी, ये भी काम का नहीं निकला। कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग 18285। यार ये मार्कर ब्लू सही नहीं है भाई, किसी से मंगवा दें। नहीं वो मुझे लग रहा है वो सही नहीं चलेंगे, वो आ जाते हैं अभी जी। ये शायद नजर ना आ रहा हो तो 18285 ये क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल, और इसको भी रहने दो, एक ही है बस, गुजारा हो जाएगा। और ये क्लोजिंग 2500 जो है ये स्टॉक में चला जाएगा। ठीक है, सुकून से सवाल कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। ये 18285
1885 वर्किंग नंबर 3 से, ठीक है। ये माइनस होगा और ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर पे आप पहुंचेंगे, ठीक है, जब सेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2500 का स्टॉक है टक शॉप का, यहां पर लिख लें, ठीक हो गया जी। ये लेजर भी कंप्लीट और फिक्स एसेट भी कंप्लीट हो गया जी, सिर्फ क्लोजिंग रहता था इसमें, बैलेंसिंग निकालें। सर बैलेंसिंग आप ब्लू से क्यों नहीं निकाल रहे? बैलेंसिंग बी फॉर बैलेंसिंग, बी फॉर ब्लू जी। 45742.5, ये इधर से एक्सपेंस जो जाना था वो चला गया, डेप्शन एक्सपेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपको नजर आ जाना है। तो फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग 4 में 45742.5, ब्लू लाए हो? अच्छा, भर के दोगे इंक? चल, किसी चले हुए में भरना है, ठीक है, ये चल रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेंट एक्सपेंस के लेजर ने एक्सपेंस की फिगर बताई आपको 4193, ये 4193 एक्सपेंस में चला जाएगा और ये क्लोजिंग आज रेंट प्री पेड है 175, ये बैलेंस शीट। तो रेंट एक्सपेंस वर्किंग नंबर 5 में 4193, ये 4 लिखा है भाई एंड वालों, तो तसल्ली नहीं ना होती फिर बंदे की। 4193, ठीक है। और प्रीपेड रेंट, यहां रेंट एंड रेट एक्सपेंस भी लिख सकते हो। यहां पे भाई ने इतराज उठाया था, कहां गया वो? हाँ, कहां गया मेरा दोस्त इतराज वाला कि रेंट एंड रेट का नाम कहां है? कहां है वो रेंट एंड रेट? कहां है? हाँ, इधर रेंट एंड रेट लिख लेना, ठीक है जी। 4193 और यहां पे प्रीपेड रेंट कितना? 175, सवाल में गिवन था। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इनकम से आपको इनकम की फिगर मिल रही है आज 31817.5, यही है जी। तो ये 31817.5 सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई। वर्किंग नंबर 7 में 31817.5 और ये क्लोजिंग एडवांस है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और ये भी आपने ही निकाली थी वर्किंग 7.1 में 11825, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल का अकाउंट हो गया है। अच्छा, अब कैश के अकाउंट में ना आपने कुछ भी बैलेंसिंग नहीं निकालना, जो जो आपको पता लग रहा है, क्योंकि कैश पे हमें शक है कि इसमें कहीं उसने चूना लगाया है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये बात तो पता लग गई है कि सेल्स जो है टक शॉप की वो कैश में आनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री पढ़नी है कैश डेबिट सेल्स ऑफ टक शॉप क्रेडिट, ठीक है। अब ये फिगर आपको पता नहीं है, आप बैलेंसिंग नहीं निकाल लेना, यहां से कुछ भी बैलेंसिंग नहीं निकालना, क्योंकि हमें शक है कि यही लेकर निकल तो नहीं गया अकाउंटेंट। तो अगर ऐसी सूरत हाल, ऐसी रिक्वायरमेंट सवाल में आ जाए ना, कैश में शक है ना, बैंक में तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आ गई हो तो उसने ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के दे दिया। नॉर्मली कैश ही सबसे ज्यादा प्रॉन होता है टू फ्रॉड, ठीक है। अकाउंटेंट के हाथ के नीचे पड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहे, तो हमें इस पे शक है कि अकाउंटेंट ने इसमें कोई गड़बड़ ना की हो, तो इसलिए हम कैश के अकाउंट के अंदर
सब कुछ आसपास से लेकर आएंगे और फिर एंड पे देखेंगे, अगर बैलेंस होगा तो कहेंगे ऐसे ही शक था बेचारे पे, कोई फ्रॉड नहीं है, और अगर बैलेंस ना हुआ तो फिगर निकल आएगी क्रेडिट साइड पे। अभी देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल तो एक प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि सेल्स ऑफ टक शॉप जो है वो मैं आपको यहां से नहीं बैलेंसिंग निकालने दे रहा। आप इस सेल ऑफ टक शॉप को, मुझे नहीं पता, बस मुझे निकाल कर दें, कैसे भी निकालें। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास अवेलेबल है, और सवाल के अंदर मार्कअप मार्जिन वाली बात भी अवेलेबल है, मार्जिन गिवन है बल्कि, ठीक है। तो मार्कअप मार्जिन की प्रैक्टिस भी इसी दिन के लिए की थी, खैर यूज तो होता ही रहता है बार बार भी। तो ये जो 20% ऑफ सेल है, इसका मतलब 100 किसको अज्यूम करोगे, प्रॉफिट कितना है, और कॉस्ट की थी ना रिवीजन मार्कअप मार्जिन की। कैसा लगा सवाल? तो सारा कुछ पढ़ा हुआ ही दोबारा आ रहा है, कोई नई चीज कौन पढ़ रहा है? नई चीज पहले दिन पढ़ ली थी हमने कराची सोशल क्लब में, इनकम एक्सपेंडिचर ऐसे बनता है, बस उसके बाद तो सब पढ़ा हुआ ही आ रहा है, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, सेल इससे निकल सकती है, मार्कअप मार्जिन चूंकि अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे जी, 18,285 ये गिवन अमाउंट है, कॉस्ट है, ठीक है। इसकी परसेंटेज 80 है, तो डिवाइड करेंगे इसको 80 से, चाहिए हमें सेल, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कहानी खत्म, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 22856, ठीक है जी, ओके। ले जी जीपी बताएं। 451 और नेट प्रॉफिट 4071 को राउंडिंग शाउंडिंग तो नहीं की हुई किसी ने? चलें अब हर जगह किया करें, या फिर चलें अब, ठीक है, अब चले आगे आ जाए इधर। प्रॉफिट फ्रॉम टक शॉप जी, और वर्किंग है, रिक्वायरमेंट है, वर्किंग है 4071, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, कैश का लेजर सिर्फ रह गया है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, वो सेल वहां निकल आई ना 22,856, वो यहां पे भी लिख दो 22,856, ठीक है, और यहां पे वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दो। अब सबकी तवज्जो इधर हो, सबकी तवज्जो इधर, कैलकुलेटर उठाएं, चेक करें, अगर तो अभी सबकी तवज्जो इधर, तुम्हारी उधर है, हो जाएगा, वो यहीं पे कहीं नहीं जाता। ये निकल गया ना अगर हाथ से, फिर पकड़ में पहली बार आया है, एक आध बार और भी आएगा। और इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा हो गया है कि ये कभी कभी इनकम एक्सपेंडिचर में टेस्ट करता था, हर दफा तकरीबन सिंगल एंट्री के टॉपिक में चेक करता था, जो टॉपिक यहां से चला गया, तो फिर ये एक्सपेक्टेड है कि ये पूछ ले, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। अब शक है हमें फ्रॉड ना किया हो, ठीक है। अब बैंक में नॉर्मली फ्रॉड हो नहीं सकता, बैंक तो बैंक स्टेटमेंट भी होती है, उसमें हाथ नहीं चलता, ज्यादा कैश ही होता है, कैश को हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर तो सारा कुछ हम कहीं ना कहीं से लेकर आए, यहां पे हमने कुछ बैलेंस नहीं निकाला, ऐसे ही है ना, सारा कुछ कहीं ना कहीं से हम लेकर आए हैं, सवाल में गिवन था या हमने निकाला, ठीक है। अब हम अगर इस लेजर को बैलेंस करते हैं और ये बैलेंस आउट हो जाता है, कोई बैलेंस ना डेबिट साइड पे गिरता है ना क्रेडिट साइड पे, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे ही बेचारे पे शक किया, फ्रॉड है, बंदा चंगा सी है जी, हमने तो वैसे ही शक निकाल भी दिया उसको, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता, ये देखो आप बैलेंस करते हो और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे गिर जाती है, तो इसका मतलब कि कैश कुछ निकला है, ना तो वो बैंक में गया है, ना तनख्वाहों में गया है, ना सन्ड्री एक्सपेंस में गया है, ना इस वक्त दराज में पड़ा है, तो फिर कहां गया है, कैशियर के जेब में उसके साथ गया है। हर रोज आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा होगा ना, आखिरी दिन तो हमने उसके जेब खाली करके भेजे होंगे, उसमें तो कुछ नहीं होना, ठीक है। तो चेक कीजिए क्या, हाँ अच्छा, कोई एक फैसला कर लो, एक 166 2.5, बस इतना था फ्रॉड,
बस इतना 16 लाख रुपया चूना लगा गया तुम लोगों को, थाउजेंड में 16 लाख का चूना लगा गया। इसको क्या कहेंगे? मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। क्या कहते हैं जी? मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। 1600 कितना था? 1662 ठीक है, तो ये 1662.5 ये एक्सपेंस है, ये लॉस है, लॉस। अच्छा ये भी अब नॉर्मल लॉस जे, ये भी अब नॉर्मल लॉस जे, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। कैश 16 लाख कैश अगला चूना लगा के ले गया आपको, ये क्या नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस है? ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये भी अब नॉर्मल लॉस है। ठीक है, अच्छा वैसे ये निकाला है हमने बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी एंट्री भी सीख ही लो। नई चीज नहीं सीखने, सॉरी नई चीज हमने नहीं सीखनी, सॉरी नया थोड़े सीखेंगे। इधर देखो, तैयारी तो उस वक्त ही कर ली थी इस एंट्री की भी, जब करेक्शन ऑफ एरर में मैंने इन्वेंट्री के एबनॉर्मल लॉस की एंट्री सिखाई थी। ये देखो मैंने उस वक्त का लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश। जी एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश की जर्नल एंट्री भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे ऊपर एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की। कैश कभी डेप्रिशिएट हुआ तो फिर कर क्यों दे, कर दे। बाकी सारी एंट्री बिल्कुल सेम है जी। आपका गया क्या? कैश, जैसे भी गया पर गया। अगर कैश की भी इंश्योरेंस करवा लिया करते होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं वजूहात की बिना पे कैश की इंश्योरेंस करवाई होती है। अगर कोई इंश्योरेंस होती जो कि नहीं नजर आई सवाल में, तो हम उस इंश्योरेंस को ले लेते। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल वैसे ही कि अगर हमारा 16 लाख का कैश गया है और इंश्योरेंस वालों ने 10 लाख दे दिया तो 6 लाख फिर लॉस। 16 लाख कैश गया, इंश्योरेंस वालों ने 16 ही दे दिया है तो फिर नो लॉस। लेकिन हमारे सवाल में ये एंट्री देख ली है, ये तीनों एंट्रीज एक जैसी हैं। देखो ये पिक्ट्यूरे ले लो, ठहर जाओ। पहले वाला सही था या ये वाला बोल्ड सही है? पहले वाला सही था, चलो। ठीक है जी, चले अप्लाई कर दें अब इसको सवाल पे। जी बच्चों, अब कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कोई आया है? नहीं। फिर कैश गया कितना है? कैश गया कितना है? ये वर्किंग कैश वाली वर्किंग का रेफरेंस दो। कैश नंबर, वर्किंग नंबर, कैश नंबर, वर्किंग नंबर 6 से निकला है कितना? 1662.5। कुछ भी इंश्योरेंस वालों ने नहीं दिया तो सारे का सारा फिर, हाँ जी। अब मेरे प्यारे दोस्त बैस वाले किधर गया? ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर वाली इनकम के एक्सपेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्लब का नुकसान है। क्लब का कैशियर चूना लगा गया, ये स्पेसिफिकली टक शॉप का नुकसान नहीं है। ठीक है, चलो अब ये एंट्री पास करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये एक्सपेंसेस में आकर इसको मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर कौन सा? 6 है, 1662.5। ये डेबिट, इधर देखो, डेबिट और कैश क्रेडिट हो तो गया क्रेडिट। ठीक है,
चले जी, अब भूल ना जाना इस बेचारे को, ये क्लोजिंग कैश भी एसेट ही है हमारा 25। ठीक है जी, डन। नहीं जी, सवाल पूरा हो गया, लेकिन जो रिक्वायरमेंट ए है ना उसको आपने ऐसे करके कहीं लिख लेना है। मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या है जी, अंग्रेजी क्या लिखी हुई थी? नहीं, अंग्रेजी क्या लिखी हुई थी सवाल की रिक्वायर? इधर यूं लिख लेना है आपने, अमाउंट ऑफ लॉस ड्यू टू फ्रॉड इज, इधर देखो, इज 1662,500 इज ₹1662,500 फुल स्टॉप, आगे वर्किंग नंबर 6 का रेफरेंस, ये वर्किंग, ये रिक्वायरमेंट ए पूरी हो। यानी हमने पूरा सवाल बिल्कुल वैसे ही किया, कैश की लेजर से बैलेंस ही निकाला और फिर उसकी अंग्रेजी लिख दी। ठीक है, अब बाकी सब कुछ तो हो गया जी। यहां से आपने क्या करना है, इसका सरप्लस से डेफिसिट निकालना है, उसको यहां पे लिख लेना है। ओपनिंग जनरल फंड निकालना है और एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल करना है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास इसके बाद शुरू करते हैं 15 मिनट बाद। अल्लाह हाफिज।